आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश ये रहती है कि आपको बाखबर किया जाए, हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए। न सिर्फ अपनी बात बताई जाए बल्कि तज़िया तबसरों के ज़रिए से आपको बाखबर खबर तह तक बताकर ये बताया जाए कि क्या कुछ सूरत हाल हो रही है। जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर हमारी नज़र, मुल्की सतह की सियासत से भी आपको बाखबर करते हैं और आलमी सतह पर पिछले 25 दिन से जो कुछ चल रहा है और जिस तरीके से आलमी लीडरों के बयानात सामने आ रहे हैं, मामला इजराइल और फ़लस्तीन, उस पर भी हमारी नज़र है। पल पल का आपको अपडेट करेंगे। उम्मीद है कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे और आखिरी 15 मिनट जो हमारे रहेंगे प्रोग्राम के, कोशिश करेंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करें। प्रोग्राम को आप हमारे साथ जहां टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं तो हमारी सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी आप आएंगे, सोशल मीडिया साइट्स पर आएंगे, राब्ता साइटों पर आएंगे जिनमें फेसबुक है जहां पर लाइव नशरियात आप देख रहे हैं, वक्फे वक्फे से नशरियात देख रहे हैं, लाइव रिपोर्ट्स देख रहे हैं। यूट्यूब पर आएंगे, ट्विटर इंस्टाग्राम पर आएंगे और आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर खबर, तज़िया और तबसरा आपको हर पल एक नए अंदाज में देखने को मिलेगा। आपका राब्ता करना इन राब्ता साइटों पर हमारे लिए इंतहाई अहम होता है, क्योंकि जो बात आप वहाँ पर तहरीर करते हैं वो हमारे डेस्क तक आती है, वो हम तक आती है और हमें पता लगता है कि प्रोग्राम को किस तरीके से तरतीब देना है। इसलिए वहाँ पर ज़रूर आइएगा, अपनी आरा को शेयर कीजिएगा हमारे साथ, हमारे प्रोग्रामों के बारे में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। 8:38 का वक्त हो गया है, 4 नवंबर का है दिन आज, और 4 नवंबर को माजी में क्या कुछ हुआ है, यानी 4 नवंबर की तारीख में क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात हुए हैं, उनमें भी कुछ अहम वाक़ात प्रोग्राम के इब्तिदा में आपके सामने रखेंगे। मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जीके में। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। प्रोग्राम का आगाज़ हर दिन की तरह आज भी हम तय फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे। नया प्रोग्राम है, कुछ अहम तरीन मौज़ूआत हैं, नई सुबह का आगाज़ हुआ है तो अहम तरीन इस शुमारे में जहां मुलाजमीन की बात होगी, दीगर मामलात भी हैं, एक एक करके हम उनकी जानिब चलेंगे। लेकिन चूंकि फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे सबसे पहले आपके सामने रखनी होती है, या आज के दिन के हवाले से या जो तारीख के आईने में आज का दिन है उस पर हम सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं। और आज भी 2008 में आज ही के दिन आप बात करेंगे तो नवंबर की 4 तारीख साल 2008 था। बराक हुसैन ओबामा अफ्रीकी नज़ाद पहले अमरीकी सदर बने और पहली बार उनको जिम्मेदारी, हालांकि सिर्फ एक बार नहीं, उसके बाद दोबारा भी जाकर उन्होंने 2013 में बतौर सदर दूसरी बार बैक टू बैक 2 बार वो जीत कर आए, अमेरिका के अंदर वो सदर बने। 1984 में आज ही के दिन क्वाबी अग्रवाल शोकिया स्नूकर के आलमी चैंपियन बने और ये हिंदुस्तान के पहले इस तरह के खिलाड़ी थे जो स्नूकर में आलमी चैंपियन बनने का एजाज भारत को हासिल हुआ। आज 1984 में ये तारीख बनी, नवंबर की 4 तारीख को। 24 बरस कबल 1999 में यूएन ने तालिबान पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद की। आज के दिन सैंक्शंस लगी और किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट ना करे, कोई फंड फराहम ना करे, इस पर मुकम्मल तौर कदगन लग गई। 1822 में दिल्ली में पानी की फराहमी का मंसूबा शुरू हुआ। मौजूदा वक्त में जो पूरी दिल्ली के अंदर आप पाइपलाइंस बिछी हुई देखते हैं, या वाटर पाइपलाइंस हैं या वाटर सप्लाई है, वो सारा का सारा सिलसिला जो है वो आज के दिन हुआ। 1822 में नवंबर 4 को ये मंसूबा सरकारी सतह पर दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर बनाया गया। 1952 में अमेरिका में आज ही के दिन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA का क़याम अमल में लाया गया। 1952 नवंबर 4 ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। 1619 में आज ही के दिन फ्रेडरिक पंचम यूरोपीय मुल्क बोहेमिया का बादशाह आज के दिन चुना गया और उसके बाद जाकर 100 वर्षों बाद बादशाहत इस मुल्क के अंदर ख़त्म हुई। लेकिन ये पहला मौका था जब फ्रेडरिक पंचम आज के दिन यूरोपीय मुल्क बोहेमिया का बादशाह बना था। 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट कायम हुआ आज के दिन। 1995 में इजराइल के PM यत्जाक राबन एक अमन रैली के दौरान कत्ल कर दिए गए। 95 में जब गजा के अंदर आप तशवीशनाक सूरत हाल देख रहे हैं, वहीं इजराइल आज साबिक वज़ीर आज़म के को याद भी कर रहा है, उनकी खिदमात को याद किया जा रहा है। और आज के दिन उनका एक पीस रैली के नाम से, जो कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर पूरे इजराइल में निकाली गई थी, आज के दिन उनका कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां उनके केस में की गई इजराइल की पुलिस की जानिब से। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन बातें थी, मालूमात थी आज के दिन के हवाले से। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में
कुछ बड़ी बातें जो रहती हैं या सरफहरिस्त जो आज इवेंट्स होते हैं वो आपके सामने रखते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की होगी और खबरों में आज सबसे पहले बात होगी उन मुलाजमीन की जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर जम्मू कश्मीर में हज़ारों की तादाद में हैं और खिदमात अंजाम दे रहे हैं, यानी हाजिर सर्विस है। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस फैसले की बात करते हैं जिस फैसले ने मुलाजमीन को बैकफुट पर कर दिया और उन मुलाजमीन को बैकफुट पर कर दिया जो लगातार सरापा एहतजाज रहते थे। क्योंकि खबर इस वक्त जो सबसे अहम और बड़ी और पहली खबर आपके सामने रख रहे हैं, हड़तालों एहतजाजों में सरकारी मुलाजमीन की शिरकत पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पाबंदी आयद कर दी है और यह भी साफ कर दिया है कि जो मुलाजिम एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर कि हड़तालों की हिमायत हड़ताल करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर होगी कार्रवाई और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ ये बड़ा फैसला रात देर गए लिया गया कि हड़तालों में एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन की शिरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलाजमीन को अपने मुतालबात के हक में किसी भी किस्म के मुजाहरे और हड़तालों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है और ये भी साफ कर दिया है कि मुलाजमीन लगातार जो एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, उनको इस चीज़ से रोकने के लिए यह कदम जो है वो उठाया गया है। मुलाजमीन के ऊपर यह नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, जहाँ पर पाबंदी आयद कर दी गई है मुलाजमीन पर वो किसी भी तरीके का एहतजाजी मुजाहिरा नहीं कर सकते हैं और जो भी एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगरचे अभी तक मुलाजमीन अंजुमनों की तरफ से इस पर कोई भी रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया है, ताहम यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से हुक्मनामा जारी किया गया हो। इससे पहले भी एक और हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें सोशल मीडिया और इसी तरीके के एहतजाजों पर पाबंदी की बात भी कही गई थी। मुलाजमीन को यह साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का जो कानून है रूल 20 सब सेक्शन 2 जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल 1971, उसके तहत तमाम मुलाजमीन पर इस कानून का इतलाक लाजमी करार दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है किसी तरीके का एहतजाजी मुजाहिरा नहीं कर सकता है और किसी तरीके से किसी एहतजाजी मुजाहिरे का हिस्सा भी नहीं बन सकता है। और साफ कर दिया कि रूल 20 सेक्शन 2 के तहत ये हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया और ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से ये साफ कर दिया गया था कि वो तमाम मुलाजिम अंजुमनों, इदारों और मातहत अमले को इस बात से आगाही दिलाए कि हुकूमती सतह पर यह बड़ा फैसला लिया गया है और इसकी खिलाफ वर्जी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ी खबर जो आपके सामने है वो ये है कि मुलाजमीन एहतजाज का हिस्सा नहीं बन सकते। अब दो तरह के एहतजाज है, एक एहतजाज वो है जो अपने मुतालबात को लेकर हम अक्सर देखते हैं जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर मुलाजमीन एहतजाज करते हुए नजर आ रहे थे, और दूसरा एहतजाज होता है कि समाजी बुराइयां और दीगर मामलात को लेकर। यहाँ पर जो वजाहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से हमें समझ आ रही है वो यही है कि तमाम एहतजाजों में मुलाजमीन को दूर रहने के लिए कहा गया, नंबर 1, और यह साफ कर दिया गया है कि जो हुकूमती सतह पर कानून है उस कानून का इतलाक जो है वो कर दिया गया है। ये रवां साल के दौरान, या अगर आप देखें 2019 के बाद यह दूसरी मरतबा होगा जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुलाजमीन के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया हो और हुक्मनामे में यह साफ कर दिया हो कि किसी भी किस्म का एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर मुलाजमीन की तरफ से किया जाएगा। ताहम दीगर लोग यानी सिविलियंस अगर एहतजाज करते हैं उसमें भी डू एंड डोंट्स की एक क्राइटेरिया रखा गया था, उसके तहत ही एहतजाज किए जाएंगे। फिलहाल मुलाजमीन अपने मुतालबात या समाजी मामलात को लेकर एहतजाज नहीं करेंगे, हुकूमती सतह पर साफ कर दिया गया और ऑर्डर रात देर गए जो है वो जारी कर दिया गया। तो बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो मुलाजमीन को लेकर है जो हमने आपके सामने पहली खबर रख दी है। जहां एक तरफ से मुलाजमीन एहतजाज नहीं करेंगे, वहीं पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला भी आया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुलाजमीन को लेकर एक और अहम फैसला लिया है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यह बड़ा फैसला ले लिया गया है।
डॉक्टर्स की भी फटाफट से, और उसके बाद कुछ और मुलाजमीन को निकालने का फैसला किया गया, उस पर भी चलेंगे। लेकिन पिछले 2 दिन से आप बैक टू बैक देख रहे हैं कि ऑर्डर्स सरकार की जानिब से जारी किए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में एक और जो कल डिटेल्स आपके सामने मुलाजमीन के हवाले से रखी थी, तो अलग अलग महकमों के मुतालिक जो पूछा जा रहा था कि किस महकमे के कितने मुलाजमीन की मुमकिन तौर पर छुट्टी हो सकती है या मुश्किलात पड़ गई हैं। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 30 के करीब डॉक्टर्स, जिनमें 3 चीफ मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, CMOs हैं, उनकी तकर्री एक तरह से मशकूक है। ये वो तमाम लोग हैं जिनका आपको याद होगा कि सरकार ने परसों एक ऑर्डर जारी करके कहा था कि 990 मुलाजमीन के इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं ही नहीं। उनमें से जब हमने देखा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं, तो सबसे ज्यादा महकमा तालीम और उसके बाद दूसरे नंबर पर डॉक्टर्स की तकर्री, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जितनी तकर्रियां हुई हैं, अब ये मशकूक जब है तो कहा जा रहा कि हो सकता है कि माजी में ये जब हुई हो, ये जब अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो शायद बैकडोर अपॉइंटमेंट्स भी हो सकती हैं। 533 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनका नाम पोर्टल के ऊपर है ही नहीं या इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं ही नहीं, जिनका आप ये कह सकते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स ही गायब हैं। 30 डॉक्टर, जिनमें 3 चीफ मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं, 8 डॉक्टर डेंटल सर्जन हैं, इसके अलावा पैरामेडिकल हैं, दीगर अमला है, और इब्तदाई जो तकर्री से मुतल्लिक जो दस्तावेजात ना मिलने की सूरत में सरकार ने ये कहा था कि मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहें रोकी जाएंगी, तो उन्हीं में से ये 533 लोग भी हैं। 500 से ज्यादा डॉक्टर्स, मुलाजमीन या जो बाकी लोग हैं पोर्टल्स पर अपनी जो इनिशियल ऑर्डर्स है वो डालने में नाकाम रहे हैं। इनमें दर्जा चहारम से लेकर दीगर जुमरों के जो मुलाजमीन हैं वो भी शामिल हैं। सारी आपके सामने डिटेल्स रखी हैं, लेकिन जहां तक बात डॉक्टर्स की है तो हुकूमत की तरफ से जो मालूमात दी गई हैं उससे ये भी पता चला कि महकमा सेहत में इन मुलाजमीन, जिनमें जूनियर ग्रेड की नर्सें थी, सबसे ज्यादा इनकी तादाद बताई जाती है जो इब्तदाई तकर्री के जो ऑर्डर्स थे या इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स थे वो बताने में या पोर्टल पर डालने में नाकाम रही हैं। इसी तरीके से सीनियर जो टेक्नीशियंस हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम कर रहे थे, इसी तरीके से मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 3 चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इसी थिएटर बॉयज में शामिल है, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स इनमें शामिल हैं, फिजियोथेरापिस्ट इनमें है, जमादार इनमें मौजूद है, स्वीपर है, जूनियर डेंटल टेक्नीशियन है, कंप्यूटर प्रोग्रामर वगैरह। तो पिछले दरवाजे से क्या इनकी भर्तियां हुई हैं या नहीं, ये तो तहकीकात सरकार करेगी तो बताएगी, लेकिन फिलहाल 500 से ज्यादा डॉक्टर्स जिनका कहीं पर हिसाबो किताब है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर है नहीं, 30 के करीब सीनियर डॉक्टर्स इंक्लूडिंग 3 चीफ मेडिकल ऑफिसर्स जो फहरिस्त में हैं, मुमकिन तौर पर मुश्किलात जो इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, मुलाजमीन की बात हो रही है तो तीसरी खबर भी जरा मुलाजमीन के हवाले से ही आपको बताते चले, जहां हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से आसिफ ने आपको डिटेल्स फराहम की कि किस तरीके से पोर्टल पर कुछ अहम दस्तावेजात डॉक्टर साहबान देने में अभी तक नाकाम हो रहे हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अहम इदारे जम्मू कश्मीर सेहत महकमे की एक और कार्रवाई सामने आई है, और जम्मू कश्मीर सेहत महकमे ने पार्ट टाइम स्वीपर्स, सफाई कर्मचारियों को, जो पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी है उनको डिसएंगेज करने का फैसला ले लिया है। महकमा सेहत में आर्जी मुलाजमीन यानी जो पार्ट टाइम स्वीपर्स हैं उनको बरतरफ करने का फैसला ले लिया है। वे पार्ट टाइम स्वीपर्स हैं जिनको बरतरफ करने का फैसला ले लिया गया है, और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ कर दिया गया है कि ये तमाम तकर्रुरियां जो है ये गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर की गई हैं। न सिर्फ इतना कहा गया है कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर की गई है, बल्कि यह भी साफ कर दिया गया है कि अब उन तमाम अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने पार्ट टाइम स्वीपर्स की तकर्रुरियों में अपना रोल निभाया होगा। यानी उन तमाम अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने पार्ट टाइम स्वीपर्स के ऑर्डर्स या फाइलों को रेगुलराइज कराने और दीगर मामलात को लेकर कार्रवाई की गई है। अपॉइंटमेंट जो है वो वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस है, इसलिए ऑर्डर जब सामने किए गए तो उसमें यह साफ कर दिया गया कि इन तमाम लोगों को सूबा कश्मीर के अंदर जितने भी पार्ट टाइम स्वीपर्स महकमा सेहत के अंदर हैं उनकी तकरीरों को कलअदम करार दिया गया है, डिसएंगेज उन्हें कर दिया गया, और यह साफ कर दिया गया कि महकमा सेहत के अंदर सेहत सफाई अस्पतालों की जो जिम्मेदारी है वो आउटसोर्स कर दी गई है। यानी वो अस्पताल के जिम्मे नहीं है बल्कि आउटसोर्स पहले ही कर दी गई है, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से पार्ट टाइम स्वीपर्स की तैनाती कर दी गई थी ये कानून और आईन की खिलाफ वर्जी थी, जिसका
जिसको दुरुस्त करने की कोशिश महकमा सेहत सूबा कश्मीर की तरफ से की गई है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और यह साफ कर दिया गया कि इमीडिएट डिसएंगेजमेंट कर दी गई है तमाम पार्ट टाइम स्वीपर्स की, जिन्हें मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए से लगाया गया था महकमे के अंदर। और यह साफ कर दिया गया था, ये हुकूमती इदारों की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि यह तमाम मामला तब सामने आया जब एक चिट्ठी हुकूमत को मिली, जिसके बाद तहकीकात शुरू हुई और उसी तहकीकाती रिपोर्ट की बिना पर सूबा कश्मीर के अंदर फिलहाल पार्ट टाइम स्वीपर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऑर्डर जारी कर दिया गया है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 16 अक्टूबर को एक खत डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर को लिखा था, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि तमाम पार्ट टाइम स्वीपर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जो नौकरियां हैं उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया और ये साफ कर दिया गया है कि तमाम तर शवाहिद परखने के बाद ये पता लगा है कि ये तमाम तकर्रियाँ जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है, जिसके बाद हुकूमती सतह पर यह कार्रवाई की गई है। सूबा कश्मीर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो ज़राया हमें कंफर्म कर रहे हैं कि महकमा सेहत ने तमाम आर्जी स्वीपर्स सफाई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है और ये साफ कर दिया कि ये तमाम तकर्रियाँ जो है ये गैर आईनी और गैर कानूनी थी। अब ये सफाई का मामला कैसे चल रहा है? तो सफाई का मामला जो चल रहा है ये चल रहा है जी जनाब, कैसे ये आउटसोर्स किया गया है, यानी थर्ड पार्टी को दिया गया है। तमाम अस्पतालों के अंदर सफाई का मामला जो है वो वहीं पर देखा जा रहा है, इसलिए इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। ताहम इब्तदाई तौर पर अभी टोटल राउंड फिगर कितना है, 1000 है, 1500 है, 2000 है, कितने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, इस सिलसिले में अभी तक कोई फिगर सामने नहीं आया। लेकिन डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस कश्मीर के जिम्मेदार और जो ज़राया हमारे हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि ऑर्डर डायरेक्टरेट की तरफ से जारी कर दिया गया और ये ऑर्डर तब जारी कर दिए गए हैं जब महकमा सेहत की तरफ से, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पहले हुक्मनामा डायरेक्टरेट को दिया गया था। तो ये सूबा कश्मीर से तीसरी और अहम और बड़ी खबर आपके सामने। मुलाजमीन की बात चल रही है तो मुलाजमीन के एहतजाज की बात हमने पहले की, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की बात दूसरी की, मुलाजमीन को बरतरफ करने की बात भी की। लेकिन अब जरा पहली खबर का असर या मुज़ाकरात के बीच का असर भी देखिएगा कि जो एहतजाजी प्रोग्राम दिया गया था उसे मौखर करने का ऐलान कर दिया गया। जी आसिफ। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में चूंकि मुलाजमीन मुसलसल ऐसे अपने मामला हैं जो हुकूमत के नोटिस में लाते रहे हैं और ऐसे में एक और स्ट्राइक जो कि आज होनी थी, आज एहतजाज होना था, उस स्ट्राइक को ख़त्म करने का फैसला लिया गया है जॉइंट एक्शन एम्प्लॉयज़ फोरम की जानिब से। ये फैसला उस वक्त लिया गया जब जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू प्रोविंस की जो इंतज़ामिया है सूबाई सतह पर उनके मुतालबात पर यकीन दहानी कराई गई सूबाई कमिश्नर जम्मू डॉक्टर रमेश कुमार की तरफ से और इसके बाद इन लोगों ने फैसला लिया कि फ़िलहाल आज ये स्ट्राइक नहीं होगी। केसेस क्या थे? आपको याद होगा कि जीपी फंड से मुतल्लिक जो मामला थे उनको हुकूमत के नोटिस में एहतजाज के जरिए लाना था, ग्रेजुएटी का मामला था, SRO 43 के मुतल्लिक जो है हुकूमत को मुसलसल मुतवज्जे कराने की कोशिश थी। इन केसेस को पर्टिकुलरली जो अभी तक जॉइंट एक्शन कमेटी एम्प्लॉयज़ फोरम की तरफ से हुकूमत के नोटिस में लाए गए थे, ये तमाम वो मामला थे जिन पर हुकूमत कंसिडरेशन नहीं कर रही है। इसके बाद फैसला लिया गया कि वो हड़ताल पर जाएंगे। तो ये हड़ताल आज होनी थी लेकिन रात देर गए, इसमें एक डेवलपमेंट हुई। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तमाम जो जिम्मेदारान हैं जो जॉइंट एक्शन एम्प्लॉयज़ फोरम के साथ जुड़े हुए हैं, इस फोरम से वाबस्ता लोगों ने जम्मू के सूबाई कमिश्नर डॉक्टर रमेश कुमार से मुलाकात की और उनके नोटिस में मामलात लाए। तहरीरी तौर पर भी शिकायतें उनकी नोटिस में पहले लाई गई थी। SRO 43 के तहत केसेस थे, ग्रेजुएटी के मामला थे, जीपी फंड से मुतल्लिक केसेस थे। ये सारे वो केसेस हैं जब उनके नोटिस में लाए गए तो उन्होंने इस पर यकीन दहानी इस फोरम को कराई, जिसके बाद रात देर गई ही यहीं पर उनके सामने फैसला लिया गया कि फिलहाल इस स्ट्राइक को मौखर किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आइंदा स्ट्राइक नहीं होगी, लेकिन एक डेडलाइन तय की गई है। दोनों तरफ की बात आपको सुनाएंगे, फोरम ने क्या बात कही और सूबाई कमिश्नर ने क्या बात कही। लेकिन जो आज एहतजाज होना था, बहुत सारे मुलाजमीन शायद इसमें शामिल भी होने वाले थे या फोरम से जुड़े लोग, उसको मौखर कर दिया गया। रात देर गई, इंपॉर्टेंट डिसीजन। दोनों तरफ की बात आप सुनिएगा। मैं सुशील सूदन, मेंबर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन फोरम। आज ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर साहब ने हमें यहाँ नेगोशिएशन के लिए बुलाया था, क्योंकि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन फोरम नेगोशिएशन और स्ट्रगल दोनों पे यकीन करता है। हमारी इनसे डिटेल डिस्कस हुआ है, खास करके जीपी फंड, कैश इन लीव, ग्रेजुएटी और बाकी डिमांडों पर। SRO 43 डेली वेजर का मसला था, जो 5 डे वीक था, उन सब बातों पर हमने डिस्कस किया है। तो डिप काम साहब ने आज इतनी लेट हमें बुलाया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और इन्होंने कल 11 बजे जो हमें
पूरा जो है ज्वाइंट एक्शन फोरम यहाँ मिलेगा। हम इनके इस पॉजिटिव व्यू को लेते हुए हम कल का जो प्रोग्राम हम उसको सस्पेंड करते हैं और आगे जो हमारा प्रोग्राम होगा वो हमारे कश्मीर और जम्मू की मीटिंग करके उसमें हम कश्मीर वालों से अपील करते हैं। ये जो आज ज्वाइंट एक्शन फोरम है, इनके कुछ इश्यूज थे तो इनको यहाँ पे बुलाया गया था। इनके साथ में थर्ड बेड डिस्कशन हुआ है और इनके जो इश्यूज हैं उनको कहा गया है कि उनको देखा जाएगा, जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको टेकअप किया जाएगा। तो इन्होंने जो कॉल की थी पहले, उस कॉल को इन्होंने आज सस्पेंड किया है। तो कल हम इनके साथ मिलेंगे, जो इश्यूज है उनको डिस्कस करके उनका जिस तरीके से हल हो पाएगा उसके प्रयास करेंगे। तो जैसे इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि किसी तरीके से कल जो है हड़ताल है नहीं होगा, कल हम मिल रहे हैं। उसके बाद में जो भी फोरम में होगा जिस तरीके से पॉजिटिव वे में इनको इश्यूज को जेन्युइन जो होंगे उनको रिजोल्व किया जाएगा। पर आज ये उस आश्वासन के ऊपर अपना जो कल का कॉल है उसको सस्पेंड। तो इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी के बाद फैसला लिया गया कि आज हड़ताल नहीं होगी। चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम गणेश खजूरिया, जो कि इस वफद में शामिल थे, सदर हैं मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के सुशील सूदन, वो मुलाकाती हुए सूबाई कमिश्नर से। सदर स्टेट फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़ यूनियन सुरेश शर्मा, सदर क्लरिकल यूनियन अनीश शर्मा, सदर पावर डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन गुरमीत सिंह, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं एम्प्लॉयज़ यूनियन एस गुरमीत सिंह और बाकी मेंबर्स जो इस मीटिंग का हिस्सा थे। अब ये फैसला सिर्फ जम्मू में मकामी सतह पर नहीं लिया गया, साथ साथ ये भी कह दिया गया जो मेंबर्स हैं फोरम के साथ जुड़े कश्मीर, क्योंकि मुलाजमीन का मामला था तो कश्मीर सूबे के भी इन तमाम फोरम इन ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए जो मुलाजमीन हैं उनसे भी रात देर गई अपील कर दी गई कि फ़िलहाल सस्पेंड किया जाए और आइंदा की हिकमत अमली हुकूमत ने अगर जो रात को कहा गया है वो नहीं माना, वक्त पर चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो फिर नई हिकमत अमली तरतीब देकर आगे फिर से काम इसी तरीके से इसी तर्ज पर किया जाएगा। बात जब मुलाजमीन की हो रही है तो बात ज़रा अब महकमा माल की भी करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोशिश ये हो रही है कि सरकार की तरफ से तमाम की तमाम सर्विसेज जो हैं, तमाम की तमाम जो इस वक्त खिदमात हैं वो ऑनलाइन फराहम की जाएं। और यूनियन टेरिटरी जहां पर एक बार फिर से आपको याद होगा कि इंतजामिया की जानिब से ऐसा पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो केरला के बाद दूसरी ऐसी यूटी या स्टेट बनी थी जहां पर 1100 प्लस ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही हैं। ऐसे में महकमा माल को लेकर शिकायतें थी कि ऑनलाइन सर्विसेज फराहम नहीं हो रही हैं या फिर खिदमात में ताखीर हो रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों 26 तारीख को भी एक मीटिंग हुई, उसमें भी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने महकमा माल के अंदर जो कामकाज हो रहा है उसका जायजा लिया गया। बिलखुसूस इस बात पर फोकस हुआ कि क्या सूबों के अंदर दोनों प्रोविंसेस में तमाम तहसीलों के अंदर तमाम दफातर के अंदर क्या सरकारी अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही है या नहीं। और ये सब जब शिकायतें हुकूमत के नोटिस में आई तो रात देर गए एक और ऑर्डर जारी किया गया। ये ऑर्डर जो कि हुकूमत ने जारी किया और इसमें भी क्लियर कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे मामलात पहले मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक शिकायतें आ रही थी, अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आई। एक तो ये कि मकामी सतह पर हर तहसील दफ्तर के अंदर जहां पर ऑनलाइन सर्विसेज फराहम करने में अभी तक नाकामी हुई है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत फौरी तौर पर इकदाम उठाने और कार्रवाई करने का भी यकीन दिलाया गया। नहीं, एक तरह से इंतबाह भी है क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज में ताखीर की गई है। आपको याद होगा कि तमाम डिपार्टमेंट्स में ये जो 1100 प्लस ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, जहां पर लैंड पासबुक बनानी है, किसी की जमीन के मामलात हैं तो केसेस सारे के सारे आपको ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर भी मिलते हैं, लेकिन उसमें डिले है। लोग कहते हैं कि हम क्लिक करते हैं, चीजें आधी से ज्यादा मिलते ही नहीं, फिर भी दफातर के चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद इस शिकायत का संजीदा नोटिस लेते हुए तमाम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसील सतह पर जो काम करते हैं, यानी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो तहसीलदारों के ऊपर आई है, उन्हें कहा गया है कि फौरी तौर पर इस पर कदम उठाए, बसूरत दीगर एक कार्रवाई से उनको गुजरना पड़ेगा। और जहां जहां पर केसेस अभी तक ताखीर से निपटाने की कोशिश हुई है या लेट हुआ है, डिले प्रोसेस चला है, वहां पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंतबाह भी जारी कर दिया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरीट से जम्मू से। एक्शन टेकन रिपोर्ट की बात भी कही गई है, जिसमें कहा गया कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर को भेजा जाए कि किस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं और जो शिकायतें हैं उनका इजाला किस तरीके से किया जा रहा है। यानी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को लेकर हुकूमती इदारे एक बार फिर सख्त दिख रहे हैं और इस बार जो विप गिरा है यानी जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो रेवेन्यू महकमे के लिए है, क्योंकि लगातार अवाम की शिकायतें जो थी वो यही थी कि गिरदावरी, पटवारी और दीगर चीज़ें जो अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जिनको लेकर
गारंटीज एक्ट के अंदर एक निज़ाम मुतारफ़ कराया गया था, उसकी दजियाँ बिखेरी जा रही है और लगातार लैतुलैल से काम लिया जा रहा है, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने इन तमाम मामलात का जायज़ा लिया और कहीं ना कहीं ये पाया कि अवामी शिकायत दुरुस्त है, जिसके बाद एक बार फिर हुक्म जारी करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट की बात सामने आ रही है। ये तो थी बात जनाब रेवेन्यू महकमे की, महकमे पुलिस की, महकमे माल की जो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जरा बात सियासत की अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पूरे मुल्क के अंदर इंडिया अलायंस की और उसकी एक इकाई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का रात देर गए एक बड़ा ट्वीट सामने आया है। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी एक तस्वीर शाया की है और उसके साथ कुछ तहरीर भी किया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि सब कुछ इंडिया अलायंस के अंदर ठीक ठाक नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी ट्वीट में नाविका कुमार जो एक मारूफ सहाफ़ी है, इसकी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के वजीर आला के साथ है जहां इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक ने, इंडिया अलायंस ने जिन सहाफ़ियों को ब्लैक लिस्ट किया था उनमें यह मोहतरमा भी है नाविका कुमार, लेकिन जिस तरीके से अब इंडिया अलायंस के अंदर कुछ चीज़ें चल रही है वो ये साफ गमाज है कि ये जनाब अपनी मौत खुद मर रहा है। सो मच फॉर स्टूपिड लिस्ट बाइकॉटिंग एंकर्स, I am glad it died its own death। बड़ा टिपिकल ट्वीट किया गया है जी उमर अब्दुल्ला की तरफ से। और उमर का अगर आप पिछले 5-6 दिनों के दौरान देखें तो इंडिया अलायंस से बेजारी साफ नजर आ रही थी, लेकिन यहां पर जो ट्वीट किया गया है, जो नाविका कुमार ने अपना एक फोटो मध्य प्रदेश के वजीर आला के साथ ट्वीट किया था, उस पर रद्द अमल दिया है, क्योंकि ये वो सहाफ़ी थी जिसको इंडिया अलायंस ने ब्लैकलिस्ट किया था और ये कहा था कि इनको न कोई इंटरव्यू दिया जाएगा, न इनसे कोई बात की जाएगी। इस पर रद्द अमल जाहिर किया उमर अब्दुल्ला ने, और उमर अब्दुल्ला के रद्द अमल पर जो रिएक्शंस उनके सोशल मीडिया पर है, कुछ इसको मज़ीद समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ का मानना है कि आपकी अक्कासी और आप जिस अंदाजे से इसको चला रहे हैं ये सही है। बहरहाल बड़ी बात ये कि मुखालफत भी काफ़ी ज़्यादा है और अल्फाजों को जब आप बारीक बीनी से डिकोड करेंगे तो इंडिया अलायंस से बेजारी भी नज़र आ रही है। उमर अब्दुल्ला की ट्वीट उमर का है, रात देर के किया गया और सियासी हलचल इससे काफी ज्यादा दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ज़राया से लेकर दीगर जमातों ने मोहतात रद्द-ए-अमल अगरचे अभी तक जरूर दिया है, लेकिन जरूर यह साफ किया है कि बाइकॉट की लिस्ट जो कांग्रेस के कहने पर जारी कर दी गई थी, शायद वो फैसला ही दुरुस्त नहीं था। इस तरीके की आवाजें दिल्ली से आ रही है। बहरहाल उमर अब्दुल्ला, चूंकि आप जानते हैं जो सोशल मीडिया की टीमें बनाई गई थी उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी जगह इंडिया इत्तेहाद में मिली थी और उमर अब्दुल्ला की राय भी साथ साथ ली जाती थी, तो एक ग्रुप में उनको भी रखा गया था। और आज जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें साफ वो लिख रहे हैं कि इंडिया इत्तेहाद जो है वो अपनी मौत आप मरेगा, और ये एंकर्स बाइकॉट मामले पर है। उस वक्त भी काफ़ी तनकीद हुई थी, आज फिर से। और उमर अब्दुल्ला, आप इस हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा इंडिया इत्तेहाद के मुतालिक सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, खुद इसकी तस्दीक कर चुके हैं। परसों बयान जो कि उन्होंने नॉर्थ कश्मीर में दिया था और आज जाकर उन्होंने फिर से ट्वीट करके इसकी तस्दीक कर दी है। चलिए जनाब, ये तो थी बात उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि इससे गर्माहट पूरे मुल्क की सियासत पर हो रही है। 5 रियासतों के अंदर इंतखाबात भी चल रहे हैं और इंडिया इत्तेहाद की बड़ी बातें भी कुछ गुज़श्ता दिनों हमने सुनी थी, लेकिन अब आगे होगा क्या, इसका हम सबको रहेगा इंतज़ार। अब बढ़ते हैं आगे, बात सूबा कश्मीर की करते हैं, क्योंकि अब जो मामला है ये सियासत से हटकर है। इंसानियत के दायरे में इस खबर को आप ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि हम कहाँ की ओर चल रहे हैं। आज बात मंशियात की भी नहीं, आज बात उस अहम और नाजुक मामले की करेंगे जिसको लेकर अक्सर हम अपनी आंखें बंद करते हैं या जिसको लेकर अक्सर हम गुफ्तगू ही नहीं करते हैं। नवमौलूद बच्चों का मामला। नवमौलूद बच्चों के मामले को लेकर काफ़ी डिस्टर्बिंग, दहला देने वाले खदशात, बातें सामने आ रही है और एक राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के ज़रिए से जो एदाद शुमार सामने आए हैं उसमें यह कहा गया कि नवमौलूद बेटियों को और ख़ुसूसी तौर जिस्मानी तौर कमज़ोर बच्चों को वालिदैन अस्पतालों के अंदर छोड़ के चले जाते हैं और तकरीबन 70 से ज़्यादा इंसिडेंट्स ऐसे हैं
गुज़श्ता 10 सालों के दौरान जहां पर बच्चों को देखा गया और अक्सर उसमें हमारी बेटियां थी। शोभा कश्मीर जहां पर अब ये ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है कि बच्चों को आप छोड़कर चले जाएं, डंप करें कहीं पर, उनको इसी तरह लावारिस छोड़ें। और फिर जब इसमें खंगाला गया, देखा गया कि इसमें कौन है जी, या तो वो बेटियां हैं हमारी, या कोई सिंड्रोम से शिकार बच्चे, यानी जिस्मानी तौर कमज़ोर बच्चे जो होते हैं, किसी न किसी तरीके से माजूर होते हैं, उनको छोड़कर लोग चले जाते हैं। एलडी अस्पताल के अंदर 10 साल के दौरान 50 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं 2011 से 2023 तक। 45 बच्चे जो है अडॉप्ट भी किए गए हैं। 7 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर बच्चों को नहीं बचाया जा सका। और जो हमारे 2 बड़े अस्पताल हैं, ललदन अस्पताल श्रीनगर का, जीपी पंत अस्पताल पहले हुआ करता था, अब तो वो बेमिना चला गया है जनाब, वो दूसरा अस्पताल है जहां पर इस तरीके की कार्रवाइयां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द शोभा कश्मीर में भी कार्रवाई है। एक तरफ से हम खुद को पढ़े लिखे भी कहते हैं, फिर खुद को सूफियों, संतों, ऋषियों, मुनियों के साथ जोड़कर भी देखते हैं, और दूसरी तरफ से ये जो हसास मामले की नज़ाकत हमने आपके सामने रखी है, इस पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा पहले समझते हैं कि मजीद खबर है क्या। इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, और आपकी और मेरी जिम्मेदारी इसमें क्या कुछ है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हिलाल श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। नामौलूद बच्चों का मामला, पहले तो शायद बहुत इसकी ओर तवज्जो कम थी, खबर कम थी, लेकिन आज जब ये एदाद शुमार हमारे सामने आए तो हमने सोचा कि आपके साथ इस पर मजीद गुफ्तगू की जाए। आरटीआई का हवाला क्या कुछ है, आरटीआई के अंदर क्या कुछ कहा गया है, और हुकूमती इदारे इस पूरे मामले को कैसे देख पा रहे हैं। बिल्कुल गौहर, एक हसास मामला है हमारी इस सोसाइटी के अंदर। जब हम कहते हैं कि लिटरेसी बढ़ गई है, जब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का कल्चर काफी रिच है, जब हम कहते हैं कि एक सिविलाइज्ड कौम है, और जब हम कहते हैं कि जो साबिका हमारे पेरेंट्स, फोर फादर्स थे, उनकी निस्बत से हम आगे काफी बढ़ चुके हैं। 31 केसेस ऐसे हैं जो पिछले 1 दिहाई के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर तकरीबन जो डेटा सामने आया है, मुख्तलिफ हॉस्पिटलों, सिर्फ 2 हॉस्पिटलों, एक बच्चों के लिए मखसूस हॉस्पिटल जिसे जीबी पंत हॉस्पिटल कहा जाता था, और आज वहां पर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है नंबर 1, और जो जच्चा और बच्चा हॉस्पिटल ललदन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये 31 बच्चे, लावारिस बच्चे जिनको छोड़ दिया गया था। इनमें कमियां क्या थी? एक तो ये बेटियां थी नंबर 1, नंबर 2 इनमें डाउन सिंड्रोम था, एक किस्म की बीमारी जो कुदरती तौर ऐसे बच्चों को होती है, ऑटिज्म जो मुख्तलिफ जैसे ये बच्चे नाखेज है जिस्मानी तौर से, उनको यहां पर छोड़ दिया गया है। और बड़ी तादाद इनमें बच्चियों की है, बेटियों की है, जिन बेटियों के नाम पर आज स्कीमें जारी की जाती है, जिन बेटियों के नाम से यह कहा जाता है कि एक बाप जन्नत के अंदर दाखिल हो सकता है। लेकिन यह हमारे समाज की अक्कासी है कि सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स के अंदर, इन 2 हॉस्पिटल्स के बाहर जो बाकी मांदा कश्मीर है, जो बाकी मांदा अजला है, जो बाकी हॉस्पिटल्स है, वहां पर क्या होगा वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला जानता है। लेकिन ये जो केसेस हम बता रही हैं, ये एक आरटीआई एप्लीकेशन के जरिए उसके जवाब में बताया गया है। यानी ये ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो केसेस रिपोर्ट नहीं हुई हैं उसका भी किसी को कोई इल्म नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये पता चलता है, जैसा कि आपने खुद भी डेटा बताया, कि जो ललदन अस्पताल आया वहां पर 52 बच्चे थे, जिनमें से 45 को बचाया गया और उन्हें फिर अडॉप्ट भी किया गया, लेकिन 7 बच्चे वहां पर मर गए। इसी तरह से जो इससे पहले चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल जिसे कहते थे, वहां पर भी 25 ऐसे बच्चे थे जिन्हें वहां पर अडॉप्ट किया गया और उन्हें फिर ट्रीटमेंट दी जा रही थी, और उनको जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल अमले पर उनकी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इससे बढ़कर समझना है कि ये समाज कहां पर है। अभी ये डिमांड बढ़ रही है कि मसाजिद के अंदर, मंदिरों के अंदर, अभी हॉस्पिटल्स के आसपास, बच्चों के हॉस्पिटल के आसपास ऐसे मराकज बनाए जाए जहां पर इन बच्चों को छोड़ा जा सके और फिर उनका तापुस हो सके। क्योंकि ये बच्चे कहां पर थे, ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं थे, गार्बेज डंपिंग साइट्स के नजदीक थी, सड़कों पर ये थे, और वहां पर इनके जान को ज्यादा खतरात थे। अब जो मुख्तलिफ समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि कम अज कम इन बच्चों को बचाया जाए। इस तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर इनके लिए मखसूस जो है
कमरे और मराकज बनाया जाए और मसाजिद, मंदिरों और दीगर जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर भी इस तरह के मराकज बनने चाहिए ताकि अगर कोई छोड़े तो इन बच्चों को बचाया जा सके। ये यहां पर एक डायमेंशनल चीज है। इस मौके पर हमें समझना है कि एक, जहां हम इन बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं वहीं पर हम ऐसे वालिदैन के लिए एक रूम छोड़ रहे हैं कि वो अपने बच्चों को बाहर छोड़े। सरकार को, समाज को, समाज के हर जियस तबके को यह देखना है कि ये जो रिवायत है, ये जो तरीकाकार है, ये रुकना चाहिए। यहां पर समाज के सभी तबकों को आगे आने की जरूरत है। ये सिर्फ सरकारी इशू नहीं है, ये सरकार से ज्यादा एक समाजी इशू है और समाज के हर तबके को इस बारे में आगे आने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम उनके लिए, ऐसे वालिदैन के लिए रूम छोड़ दे, उनके लिए ये मौका छोड़ दे कि वो अपने बच्चों को, जो जिस्मानी तौर नाकिस होगा या बेटी होगी, और जिस तरह से, जिस रफ्तार से हम मॉरल डिग्रेडेशन के अंदर, इखलाकी गिरावट के अंदर गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आज जहां पर 71 इनकी तादाद है, कहीं आगे 7100 न बन जाए, 71,000 न बन जाए। एक डेंजरस ट्रेंड है। इस वजह से जहां तो बच्चों के इस मामले पर हिलाल एक चीज और भी बड़ा इंपॉर्टेंट जानना है, वो जब एक गिरफ्त बनाई जाए, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट जी। एक चीज और भी, जब हम कानून नाफिज करने वाले इदारों का हवाला देते हैं या आरटीआईज में उनका जिक्र करते हैं, कुछ तरह की कमेटियां होती हैं या जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियां, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां कहलाती हैं, उनका रोल क्या है बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? क्या सिर्फ उनकी जिम्मेदारी यह है कि अगर आपको सड़क पर, फुटपाथ पर, दरियाओं के किनारे बच्चे मिलें तो उनको उठाकर उनके फ्यूचर का सोचें, या फिर उनको ये रोल भी दिया गया होता है कि आप अस्पतालों पर भी, एमसीएच के आसपास भी नज़र रखें कि ऐसी सिचुएशन भी बन रही है, वहाँ पर भी उनकी जिम्मेदारी है? क्या कोई पॉजिटिव रोल वहाँ नज़र आता है इन कमिटीज़ का, इन एसोसिएशंस का? शक नहीं कि पिछले कुछ वक्त में हम देख रहे हैं कि जो ऐसे इदारे हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करें, चाहे वो एनजीओज हैं या सरकारी समाजी बहबूद की एक विंग है, वो इस निस्बत से काम तो कर रही हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस रफ्तार से उन्हें काम करना होगा वो काम नहीं हो रहा, लेकिन कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि इसमें भी थोड़ा सा तेजी आ रही है। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर जब से सोशल मीडिया भी काफी एक्टिव हो गया है, इंफॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट हो रही है, तब से ये चीजें हम देख रहे हैं कि इसमें एक इजाफा हुआ है, इसमें एक स्पीड अप हुआ है। लेकिन जिस नवियत से होना चाहिए वो काफी नहीं है अभी, वो काफी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है, क्योंकि मैंने कहा कि किसी सरकारी दफ्तर का सिर्फ काम नहीं है, कलेक्टिव अप्रोच है, एक कलेक्टिव एफर्ट है। ये सिर्फ हमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पर नजर नहीं रखनी चाहिए, या हमें जम्मू कश्मीर सरकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें आस पड़ोस में भी इस चीज का ध्यान देना होगा कि अगर मोहल्ले के अंदर कोई ऐसी खातून है जिसका ऐसा बच्चा है, आखिर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो बच्चा कहां गया, इसके वायर अबाउट जाने के लिए हमें खुद इस चीज के लिए मुतहरिक रहना होगा। एक चेन है, एक कलेक्टिव अप्रोच है, जिसको लेकर इस ट्रेंड को, एक खतरनाक ट्रेंड है, ये ऐसा लग रहा है बज़ाहिर ये मॉरल डिग्रेडेशन की एक खतरनाक हद है, और अगर इसको आज नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ये खतरनाक रुख भी इख्तियार कर सकता है। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये जनाब सियासत से हटकर बात थी, लेकिन जरा समझने की बात है कि हम कहाँ की ओर जा रहे हैं। पढ़ी लिखी सोच का दावा पेश करने वाले लोग क्या कुछ कर रहे हैं, और फिर हुकूमती इदारों तक ही इस पूरे मामले को सिमट कर रख देना शायद दुरुस्त नहीं होगा। फिलहाल वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे कि इंतखाबी बिगुल कहां पर नहीं बजेगा। आप बने रहेंगे हमारे साथ, इस खबर पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम क्यों है, हज़ारों करोड़ रुपया इन्फ्यूज करने के बाद भी लोग परेशान क्यों हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर एक अच्छी खबर नॉर्दर्न रेलवे ने हमें दी है, क्या कुछ खबर है डिटेल के साथ आपके सामने आएगा। और बड़ी खबर इस वक्त सरहदी जिले से आ रही है जहां पर छापामार कार्रवाई चल रही है। ब्रेक के बाद आएंगे तो अपडेट सब करेंगे आप।